बहुत स्वागत। 2023 की महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी के जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पहुंचे हुए हैं भोपाल। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों भोपाल पहुंचे हैं। कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे हुए हैं भोपाल। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दरअसल कोर कमेटी की बैठक होनी है और यही वजह से बड़े नेताओं का जमावड़ा भोपाल में शुरू हो चुका है। तो तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, ये तमाम नेता भोपाल पहुंच चुके हैं। एक और खास बात कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ उनकी अकेले में बैठक चल रही है। भोपाल से बड़ी खबर। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा भोपाल में। लेकिन एक और अहम बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे, अकेले पहुंचे, पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भोपाल पहुंच चुके हैं। लेकिन एक खबर जो इन सबके बीच ज्यादा ध्यान खींचती है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे, पदाधिकारियों के साथ अकेले में उनकी बैठक चल रही है। भोपाल में कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चुनावी साल, बैठकों के सिलसिले लगातार जारी है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो बैठकों के सिलसिले भी शुरू हो चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ी हुई है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक निकल कर आया है? देखिए, अब से कुछ देर बाद ही जो है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू होनी और उसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी भोपाल पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले नागरिक उड्डयन मंत्री जो है संघ कार्यालय भी गए थे और संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो लगातार अब से कुछ देर बाद ये बैठक जो है वो सीएम हाउस में शुरू होनी है। एक एक करके नेताओं के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और जिस तरीके से बूथ से लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। यानी 2023 के चुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर बीजेपी में जो हर मोर्चे पर मंथन का दौर लगातार जारी है। चाहे वह बूथ लेवल की बात हो, विधानसभा स्तर की बात हो या फिर जिले स्तर की हो या संभाग स्तर की, हर स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी और एक एक फीडबैक जो आ रहा है उसके आधार पर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। और उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो ये आज आयोजित की गई है कि जिस तरीके से बजट सत्र मध्य प्रदेश में हुआ या इसके अलावा जो कहें जो तमाम योजनाएं जो चल रही हैं मध्य प्रदेश सरकार की और जिस तरीके से कल एक बड़ी योजना का आगाज भी मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है, उसके साथ ही केंद्र सरकार की कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिनको जनता तक कैसे लेकर जाया जाए और 2023 में इन योजनाओं के आधार पर किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, ये सारे मंथन जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। बीजेपी में खासकर अगर बात करूं तो लगातार मंथनों का दौर जारी और आज एक बड़ा जो मंथन है वो आज होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड लेवल से जो चीज़ें निकल कर आई हैं उनको आखिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और आगामी समय में किस तरह की जिम्मेदारियां जो है वो कार्यकर्ताओं को देनी है, किस तरह के नए अभियान के चलाए जाने हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, उस सब को लेकर अब से कुछ देर बाद जो है वो सीएम हाउस में मंथन शुरू होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। शैलेंद्र से हम और भी चर्चाओं और भी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। चुनावी साल, सौगातों का साल, कुछ महीने बाकी हैं
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार सक्रिय हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के किसी न किसी जिले और गांव का दौरा कर रहे हैं। आज रीवा जिले के मऊगंज वो पहुंचे। विंध्य में पार्टी को और मजबूत करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी उन्होंने खेला। मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया गया। अब मध्य प्रदेश में 53 जिले हो जाएंगे। नए जिले में मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, देवतालाब, ये 4 तहसीलें होंगी। मऊगंज और देवतालाब विधानसभा सीट है। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को नवनिर्मित मऊगंज के जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराया जाएगा। लोगों में खुशी का माहौल है। इसके अलावा सीएम ने यहां 738 करोड़ के 34 कार्यों का भूमि पूजन किया। 73.56 करोड़ के लागत के 10 नए कार्य जिले में होंगे। के साथ नईगढ़ी और नईगढ़ी के साथ तीसरी तहसील है हमारी हनुमना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नईगढ़ी 382 गांव नईगढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देवतालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों। और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, नए जिले का ऐलान भी हो गया और ये सक्रियता ये भी बताती है कि विंध्य पर खास फोकस करने की जरूरत है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2020 में जब मध्य प्रदेश में चौथी बार बीजेपी की वापसी हुई थी और उसके बाद से लगातार ये देखने में आ रहा था कि विंध्य की उपेक्षा के लगातार आरोप या ये कहें कि विरोध के स्वर उस तरफ से लगातार उठ रहे थे। क्योंकि अगर पहले की सरकारों की बात करूं तो एक भारी भरकम प्रतिनिधित्व जो है वो विंध्य को मिलता रहता था, लेकिन 2020 में जो चौथी बार सरकार बनी उसमें विंध्य की तरफ से कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं हुआ था। केवल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जो हैं वो विंध्य से आते हैं। लेकिन आपको एक खास बात और बता दूं कि 2018 के चुनाव में भले ही बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई थी, लेकिन विंध्य एक ऐसा इलाका था जहां से उन्हें भरपूर सीटें मिली थी। और जिस तरीके से जब सिंधिया और सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं जो विंध्य का परफॉर्मेंस था वही उनके काम आया था और उसी के आधार पर 2020 में एक बार सत्ता की वापसी हुई थी। चूंकि 2023 में एक बार फिर चुनाव आने हैं, चाहे नारायण त्रिपाठी के अगर मैं बात करूं जो विंध्य से विधायक हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलते रहते हैं, लगातार अलग विंध्य प्रदेश बनाने की भी मांग करते हैं और मऊगंज को भी जिला बनाने की मांग जो है वहाँ के स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे। और यही कारण है कि जब प्रदेश के मुखिया आज जब मऊगंज के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने न केवल जो आम लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको एक बड़ी सौगातें दी। इसके साथ ही मऊगंज वालों की जो लंबे समय से मांग थी कि मऊगंज को जिला बनाया जाए, उसी कड़ी में अब मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित कर दिया गया है। हालांकि ये मांग जो है वो यहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सतना जिले के मैहर को भी लगातार जिला बनाने की मांग हो रही है, तो हो सकता है कि आगामी दिनों में जब मध्य प्रदेश के मुखिया इस तरफ इलाके के दौरे पर जाएं तो एक नया जिला यानी 54वां जिला भी सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि 53वां जिला जो है मुख्यमंत्री ने घोषित किया और उस विंध्य के लोगों को खासकर मऊगंज और उसके आसपास की जो 2 और तहसीलें उनको एक बड़ी सौगात देने का काम किया, क्योंकि ये लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं विंध्य को साधने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस हफ्ते में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये दूसरा विंध्य का दौरा था। लगातार वो विंध्य पर फोकस किए हुए, क्योंकि इंटरनल सर्वे जो आया था उसमें भी ये बताया गया कि विंध्य में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी। जी 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 जी, यही वजह है कि मैंने सवाल भी किया और साधने की जो कोशिश कवायद है वो लगातार जारी है। शुक्रिया शैलेंद्र, लेकिन बने रहिएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बिसात बिछ रही है। पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहने का दावा करने वाली बीजेपी आगामी चुनाव के लिए सक्रिय हो चुकी है। भोपाल में बैठकों का दौर है। मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठकों का आयोजन है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कार्यकर्ताओं के लिए बैठक की गई। संगठन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की बैठकें आगे भी होती रहेंगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बाकी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उन प्रकोष्ठों के प्रदेश के हमारे सभी उनकी टीम और जिलों के जो संयोजक सह संयोजक, एक बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत है। जैसे हमारे मोर्चों की ताकत है ऐसे ही प्रकोष्ठ भी हमारी बड़ी ताकत है। इनकी आज बैठक है और सभी प्रकोष्ठ अपनी कार्ययोजना जो उन्होंने किया है और आगामी
2023 के चुनाव तक की रणनीतिक तैयारी उनने जो की है, उन सारी चीजों पर आज चर्चा यहाँ पर होगी। इसके बाद की बैठक 3 बैठकें लगातार दिन भर। हम लोग समय समय पर जब मिलते हैं तो जरूर बैठते हैं। वो कोई ऑफिशियल कोर ग्रुप नहीं होते हैं, हम कार्यकर्ता प्रमुख आते हैं तो सामान्य तौर पर बैठते हैं। और शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। इस बैठकों से जुड़ा अपडेट भी हम शैलेंद्र से लेंगे। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण बैठकों के सिलसिले, हालांकि शुरुआत में हमने ये भी जानकारी दी कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और उसी के पैरेलल साथ ही साथ लगातार बैठकों के सिलसिले मोर्चा प्रकोष्ठों की भी बैठक। शैलेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ललित, जिस तरीके से मैंने कहा कि बीजेपी जो है वो 2023 में फतह पाने के लिए हर स्तर पर बैठकें और चिंतन और मंथन का दौर बीजेपी में लगातार जारी है। जिस तरीके से जो 51% मत शेयर की जो बात होती है, उसको लेकर लगातार चिंतन और मंथन लगातार बीजेपी में चल रहा है। और यही कारण है कि आज जो बीजेपी के जो प्रकोष्ठ हैं, उनके सभी जो विधानसभा संयोजक थे, उन सबको बुलाया गया था और उनके साथ 2 दौर की बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मोर्चे हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, वो किस तरीके से समाज के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, संगठन की रीति नीति को किस तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं, उसका फीडबैक लिया ही लिया गया। इसके साथ ही आगामी समय में उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, उनको ये भी उनसे जाना गया। साथ ही संगठन की तरफ से भी उनको दायित्व सौंपे गए हैं। जिस तरीके से कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें भी ये तय किया गया था कि लाडली बहना योजना को जन जन तक ले जाने के लिए न केवल सरकार, न केवल विधायक, बल्कि जो संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनको भी जो मैदान में उतरना होगा। और उसी की कड़ी में देखना होगा अपने कि कुछ दिन पहले एक महिला मोर्चा की भी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी महिलाओं को निर्देश दिए गए थे कि योजना के शुरू होने के पहले ही जो पात्र महिलाएं हैं, उन तक बीजेपी को पहुंचना और उनको ये बताना है कि कैसे वो उस योजना का लाभ ले सकते हैं। चूंकि योजना अब कल से शुरू होनी है और ऐसे में न केवल सरकार बल्कि संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो उस जो योजना है, उसको लेकर जनता के बीच में जाना है। एक बड़ा बजट जो है, जिसको हितकारी, जो जनता के हितकारी बजट है, वो पेश हुआ है, तो उसमें किस तरीके से जनता को फायदा होने वाला है, इसको लेकर जाना है। क्योंकि जिस तरीके से पहले बजट के दिन ही ये तय कर दिया गया था कि इस बजट को लेकर एक एक कार्यकर्ता को जनता के बीच में जाना है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बजट को भ्रामक जो प्रचार कर सकती है। और ऐसे में जो कांग्रेस पहुंचे, उसके पहले जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच तक पहुंच जाएं और वो बताएं कि आखिर बजट में या इस तरह की योजनाओं के माध्यम से बीजेपी सरकार उनके लिए किस तरह से काम कर रही है, और ताकि आगामी 2023 का जो रोड मैप है वो तैयार हो सके। तो उस सब को लेकर बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। और जो कार्यकर्ता यहाँ आते हैं वो अपना फीडबैक तो देते ही देते हैं, लेकिन आगामी समय में उनको किस तरीके से समाज के लिए काम करना है या फील्ड में किस तरह से काम करना है, वो सारी रणनीति भी इन बैठकों में तैयार की जा रही है। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब रुक करेंगे बिलासपुर का। बड़ी खबर मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा, बीजेपी और आरएसएस को कम करके नहीं आंकना चाहिए, उनके संगठन की मजबूती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आरएसएस के चलते बीजेपी की ताकत है। आरएसएस प्लस भाजपा को कभी कम नहीं आंका जा सकता। आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी 1 कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। इधर बीजेपी विधानसभा चुनाव फतह करने की तैयारियों में लगी हुई है। इसी कवायद में रायपुर के चंपारण में संभाग स्तरीय बैठक हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। श्री वल्लभ सत्संग भवन में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जीत का मंत्र और लक्ष्य दिया गया। मोर आवास मोर अधिकार, बूथ सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। बैठक को लेकर ओम माथुर ने कहा कि रायपुर संभाग के 19 सीट पर 2018 के चुनाव में 4 लाख वोट से वो पीछे है और इसे कवर कैसे किया जाए, इस पर चिंतन हो रहा है। संगठनात्मक काम पूरा करने के लिए बूथ सशक्तिकरण से लगाकर मतदान हमारा इन 19 सीटों में लगभग 4 लाख वोटों से पीछे है 18 की जगह।
और ये वापस कैसे कवर करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, कुल मिला के संगठनात्मक। आज की जो बैठक थी ये काफी अहम बैठक है और इसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं रायपुर संभाग के वो इसमें शामिल होने पहुंचे थे और भाजपा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर कहीं ना कहीं तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम किया है। साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी जोश भरने का काम किया। तो काफी ये जो चुनाव है 2023 ये बीजेपी के लिए अहम हो जाता है। तमाम जो बूथ स्तर की जो मुद्दे हैं, जो विधानसभा मुद्दे हैं उससे पूछा गया ताकि विधानसभा चुनाव को अच्छे से लड़ा जा सके। और देखिए कि तमाम जो लीडर्स है इस बैठक में शामिल हुए थे और राजेश मूणत से हमने बात की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में काफी बड़े महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। बूथ स्तर को लेकर मजबूत कैसे किया जाए इसको लेकर ये बैठक चंपारण में हुआ है। तो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का यह महत्वपूर्ण बैठक था। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। इधर खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा भगवानपुरा में 2023 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2018 की बात करें तो यहां से निर्दलीय विधायक केदार डाबर चुनाव जीते थे। कांग्रेस के विजय सिंह सोलंकी भाजपा के जमुना सिंह सोलंकी को पटखनी देकर केदार डाबर कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बगावत कर विधायक बने थे। हालांकि केदार डाबर के साथ पूरे समय कांग्रेस के नेता रहे। एक बार फिर डाबर के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। विधायक के कामकाज और विकास की बात की जाए तो आम जनता का मानना है विकास हुआ है, लेकिन आगे भी विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ी इलाके में पलायन यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम विधानसभा चुनाव 2023 महाभारत में हम मौजूद है भगवानपुरा में। भगवानपुरा एक ऐसी विधानसभा है जो या आदिवासी बाहुल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर विकास तो हुआ है, लेकिन लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं और हमारे साथ जनता मौजूद है। खास बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि पिछले बार का अगर हम चुनाव को देखें तो यहाँ पर निर्दलीय विधायक केदार डाबर विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी और कांग्रेस और भाजपा दोनों को पटकनी दी थी। अब 2023 का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जनता मौजूद है, जनता से पूछना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। केदार डाबर निर्दलीय विधायक बने थे, आप क्या मानते हैं केदार डाबर ने काम किए या न किए? हमारे विधायक महोदय जो केदार भाई डाबर जो जन जन का लाडले, जिन्होंने हर वर्ग के लोगों का काम किया है और एक मोबाइल लगाओ तो तत्काल समस्या को हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोनों कांग्रेस बीजेपी के बीच में उन्होंने संगठन मतलब मजबूत किया और उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि एक माहौल बना और वो आंधी जो चली थी वो आंधी ये बात भी चलेगी। और हमारे विधायक श्री विधायक तभी होएगा भी नहीं और पहले थे भी नहीं। पर अब तो वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सब पूरे विधायक कार्यकाल में कांग्रेस के साथ ही खड़े कर रहे हैं, तो ऐसा ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मानते हैं फिर क्या स्थितियां रहेंगी? देखिए, वो अगर कांग्रेस से भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। उनकी जो सोच है वो कोई पार्टी विपक्ष की सोच नहीं है। उनका मतलब ऐसा है कि मतलब कोई भी पक्ष का लोग जाए, वो बीजेपी या कांग्रेस नहीं देखते हैं, वो आदमी देखते हैं और आदमी देख के काम करते हैं। और जो विकास हुआ है अभी तक, जो हमारी सरकार ने आज तक क्या किया है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी कमी है, थोड़ी बहुत। जैसे बहुत से हमारे भगवानपुरा क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई हुई है उसमें इतने लोग छूटे हुए हैं कि कह नहीं सकते। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, पंचायत में जाते हैं, जनपद में जाते हैं, वहाँ भी उनकी समस्या को कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। उनकी कुटीर आई नहीं है, जो लोग अपंग है रहने के लिए उनको कोई साधन नहीं है, उनकी भी अभी कुटीर ही नहीं आई है। तो क्या विधायक जी मदद नहीं कर पाएंगे? विधायक जी की भी मतलब कोशिश तो उन्होंने भी की है, लड़े भी हैं वो उन्होंने मतलब लगाई बोला भी सब दूर। मतलब जब भी सरकार, तो अभी सरकार हमारी नहीं है तो वो भी क्या करेंगे? अच्छा, मतलब सरकार यहाँ पर नहीं है, निर्दलीय विधायक होने की वजह से कुछ विकास की अपेक्षा की जा रही। भगवानपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की कई अपेक्षाएं। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं विधानसभा को लेकर? विधानसभा में जहाँ यहाँ भगवानपुरा में विकास तो हुआ, लेकिन जो वास्तविकता धरातल पे होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है, इसे दिखना चाहिए। और दूसरा, न्यायिक क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा जैसा SDM कार्यालय भगवानपुरा हो जाए तो कि यहाँ की जो ग्रामीण आदिवासी अंचल
अंचल के लोग हैं उन्हें खरगोन जाने में दिक्कतें होती हैं, काफ़ी परेशानी होती। और एक एसडीओपी कार्यालय हमारे भगवानपुरा में हो जाना चाहिए जहाँ की हमको भिखन गाँव ना जाना पड़े, और न्याय व्यवस्था हमारी अच्छी भगवानपुरा में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का विधानसभा क्षेत्र उस प्रकार से न्याय कार्यालय भी यहाँ पे होना चाहिए। विकास हुआ, लेकिन लोगों की ये कहना है कि यहाँ पे एसडीएम न्यायालय नहीं है, पुलिस एसडीओपी का मुख्यालय नहीं है, मतलब विकास की बात अभी भी कह रही है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? प्रदेश की भाजपा सरकार शिवराज जी के मार्गदर्शन में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और इतना विकास आज तक और कोई सरकार नहीं कर पाई। ये रोड देख रहे हैं आप, जिस पे आप आए हैं, 15 साल पहले यहाँ सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा होते थे, लेकिन आज आप इस सड़क पे आए हैं, मात्र 40 से 35 मिनट खरगोन जाने में लगते हैं। आप उधर से आए हैं, वहाँ पे इतनी कुटीर बनी हुई है, 950 के लगभग कुटीर ग्राम भगवानपुरा में बनी हुई है। ये विकास है। आज दुर्घटना के समय 10 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुँच जाती है। ये शासन की योजना है, ये विकास है। आज 5 लाख तक का इलाज, गरीब व्यक्ति एक समय इतना महंगा इलाज नहीं कर पाता, लेकिन आज 5 लाख तक का इलाज शासन की ओर से उसको मुफ्त दिया जा रहा है। यह विकास है। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं विकास किए हैं, कहीं विकास हो रहे हैं, और कहीं विकास भविष्य में भी होंगे। आज शासन की योजनाएं इतनी है, अगर गिनाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज रुपए किलो गेहूँ, आज गरीब आदमी के लिए मात्र 40 या 50 रुपए में महीने भर का राशन उपलब्ध करवा रही है सरकार। यह विकास है। आज लाडली लक्ष्मी योजना, आज छोटी छोटी कन्याओं को 18 वर्ष की उम्र होने के बाद 1,35,000 के लगभग राशि जो दी जा रही है, उनके विवाह के लिए, आगे पढ़ने के लिए, किसी भी उद्देश्य से वो खर्च कर सकते हैं। अब जैसे पैसा एक्ट भी लागू हुआ, और ये जो आदिवासी क्षेत्र है, पैसा एक्ट जिस प्रकार से लागू हुआ, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, इसका चुनाव में फायदा होगा क्या? क्यों नहीं होगा। आज हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना थी कि हमारा आदिवासी भाई जानकारी के अभाव में, पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण आम अधिकारी कर्मचारी वर्ग के द्वारा परेशान जिनको किया जाता था कभी, लेकिन आज गांव की समस्या गांव तक निपटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा एक्ट कानून लागू किया है, आज जल जंगल जमीन पर अगर किसी का राज रहेगा तो ग्राम के आदिवासी भाई का रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं, झगड़े हैं, वो ग्राम वहां पर आकर अपनी निपटा सकते हैं। मतलब पैसा एक्ट का भी चुनाव में फायदा मिलेगा। क्या मुद्दे मानते हैं आप? ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है 2023 का, आप क्या मानते हैं, किन प्रकार के मुद्दे रहेंगे, जनता क्या चाहती है? देखो, विकास तो हुआ है। मैं पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पीपल झोपा से। आज भी मतलब रोड की समस्या है, वहाँ पे विकास हुआ है, ये नहीं बोल सकते कि विकास नहीं हुआ है। और दूसरा शिक्षा का क्षेत्र, आप उधर सिरवेल पट्टी में चले जाओ तो आज अधिकतर स्कूल आपको खाली मिलेगी बिना टीचर के, अतिथि के भरोसे चल रही है, तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो जिला सहकारी समिति है भगवानपुरा अंचल में मात्र एक जगह है भगवानपुरा में, तो इसका मैं चाहता हूँ कि पीपल झोपा में भी एक बन जाना चाहिए, ताकि जो पहाड़ी क्षेत्र से लोग आते हैं, बारिश में बहुत दिक्कत आती है, और यहाँ पे मतलब हम जब आते हैं तो 2 से 3 दिन 4 दिन तक हमको लग जाते हैं पैसे निकालने में। अच्छा, तो मतलब चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे विशेष रूप से इस बार? विशेष रूप से तो बस यही है, जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको लेके करना चाहिए। अच्छा, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, शिक्षा पे तो मेन करना चाहिए, क्योंकि आज का युग आधुनिक युग है, तो शिक्षा जरूरी हो गई। और दूसरा एक तो मेन हमारे समस्या है कि टावर की। अब टावर हर जगह बनना चाहिए। एक तरफ से आप बोलते हो डिजिटल इंडिया की बात करते हो, और दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ BSNL है, 2 दिन चलता है तो 4 दिन बंद रहता है, तो ये चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो एक और विकास की बात की जा रही, लेकिन आज भी कई ऐसी सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पा रही। जैसे यहाँ पे निर्दलीय विधायक रहे, अब जो चुनाव होगा काफी महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा, कांग्रेस भी रहेगी, भाजपा भी रहेगी, और आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पे चुनाव होगा और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही मुद्दा कि बस इस क्षेत्र के जितने भी नेता हैं जनता को जागरूक नहीं कर रहे हैं। जनता जागे, मैं जागरूक हूँ, मेरा हर काम होता है। मैं CM हेल्पलाइन लगाता हूँ, PM हेल्पलाइन लगाता हूँ। मैं इस देश का जागरूक नेता मतलब व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जागे। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे साथ अभी तक किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, अन्याय नहीं किया, मैं जागा हूँ। तो मैं इस देश की, इस क्षेत्र की जनता को और पूरे विश्व की जनता जागे, तो हर समस्या का समाधान जागरूकता में है। क्योंकि छोटा सा काम नेता के पास, विधायक के पास, मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, JS किसी भी नेता के पास नहीं गया। क्यों? कि मैं जागा हूँ। बस जागेंगे, इस क्षेत्र की नेता जाग गया, बच्चा जाग गया, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को भी हिला सकता है। सोई भी जनता कुछ नहीं कर सकती। जय हिंद।
मतलब जागरूकता जरूरी है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ जागरूकता की कमी है, और जागरूकता अगर रहेगी तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास भी होगा और जो लोगों की समस्या है वो भी दूर होगी। ये जो चुनाव है काफ़ी चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप क्या मानते हैं? आप एक यहाँ पर जागरूक पत्रकार भी हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, तो क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा यहाँ? देखिए, विधानसभा क्षेत्र जो भगवानपुरा है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ का प्रमुख मुद्दा है एक शिक्षा और दूसरा एक आदिवासी भाइयों का पलायन। यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं होने से अधिकतर ग्रामों के आदिवासी भाई पलायन कर गए हैं, जो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए। और सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है शिक्षा का, जहाँ पर अधिकतर स्कूलों में शिक्षक, नियमित शिक्षक है नहीं और समय पर शिक्षक भी पहुँचते नहीं, जिसके कारण आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शिक्षा के ऊपर यहाँ पर सरकार ने जोर देना चाहिए और शिक्षा यहाँ का मेन मुद्दा यही है। कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही कि आने वाला जो 2023 का विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। पलायन, रोजगार, विकास यहाँ के मुख्य मुद्दे रहेंगे। विशेष रूप से जो बात सामने आई है कि यहाँ पर जो है एसडीएम कार्यालय नहीं है, एसडीओपी कार्यालय नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो आम जनता का ये मत है कि 2023 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव यहाँ लड़ा जाएगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन।